नमस्ते। माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2024 के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी के इस पाठ निबंध से कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 से करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन जो 2014 में सैंपल पेपर दिया गया था उसको भी लेंगे और साथ ही साथ 2022 तक पूछे गए तमाम प्रश्नों का हम 2023 तक या 22 तक 23 का हम मान लीजिए 22-24 में नहीं आ रहा है, 24 रेंटेड कर रहा हूँ, तो 22 तक प्रश्नों का हम लोग पूरा उत्तर करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5-6 शब्दों में उत्तर देना होता है। एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप चाहे तो पहले उत्तर दे सकते हैं अपना, उसके बाद मैं उत्तर देखूंगा। यहाँ बड़ा होगा तो उसको हम छोटा करेंगे, अर्थात 5-6 शब्दों में करेंगे। उत्तर है, सिर्फ पहाड़े पढ़कर ही काम नहीं चलने का कथन का वक्ता कौन है? 2022 में पूछा गया है। मुक्ति बोध। आप इसे बड़ा थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। कथन का वक्ता कौन है? जब ऐसे बहुत छोटा हो तो आप उसे वाक्य बना दिया करिए। कथन का वक्ता कौन है? मुक्ति बोध है तो लिख ही सकते हैं। या इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है, ठीक। या कथन का वक्ता लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध है। गजानन माधव मुक्ति बोध 3 हो गया है, या लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध है। ऐसे 4-5 शब्दों में अब उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर ये भी गलत नहीं है, आप एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। जरा इत्मीनान से काम लो, कौन किसको कहता है? 2020 का प्रश्न है। यशराज लेखक मुक्तिबोध से कहता है। देखिए कौन, यशराज किसको? मुक्तिबोध से कहता है। तो कौन की जगह बताएंगे यशराज, किसको को बोलेंगे मुक्तिबोध को कहता है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी है, ठीक है। यशराज लेखक मुक्तिबोध से कहता है, ये सही है उत्तर। आप इसे याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। या फिर आपके सामने ये प्रश्न रहेगा, आप प्रश्न को ही यहाँ उत्तर समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसको रटना नहीं है। करने का तरीका देखिए, कौन किसको कहता है, यहाँ बोलेंगे कौन की जगह लिखेंगे यशराज, कौमा किसको कहता है, किसको जगह नाम लिख देंगे मुक्तिबोध को कहता है, हो जाएगा। या लेखक मुक्तिबोध को कहता है, अब मुक्तिबोध लिख देंगे तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा। यहाँ मुझे शब्द किसको संकेतित है? आप समझ रहे हैं, मुझे शब्द किसको संकेतित है? किसको संकेतित है लिखने से ही उत्तर हो जाएगा। लेखक को संकेतित है, लेखक को संकेतित है। या लेखक मुक्तिबोध को संकेतित है, ये भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहा है, तो यहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लेखक को संकेतित है ये लिख दीजिए। 1 2 3 4 हो जा रहा है। नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लेखक मुक्तिबोध को संकेतित है या मुक्तिबोध को संकेतित है। अगला है, यशराज ने कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की है? 18 में पूछा गया था। BSc, BTech, LLB, BSc,
बीटेक, LLB। उत्तर बहुत अच्छा है, हो गया। अगला, आलोचक का क्या कार्य है? आलोचक का क्या कार्य है? 2015 में पूछा गया था। किस रचना की अच्छाई बुराई को सामने रखना? तो यहाँ पर अगर देखा जाए 1 2 3, इसको एक ही शब्द लेंगे, 4 5 6 7। रचना की अच्छाई बुराई को सामने रखना या अच्छाई बुराई को सामने रखना, इसको भी हम आलोचक बोल सकते हैं। इतना भी लिखेंगे तो हो जाएगा, पर पूरा लिखने से शब्द ज़्यादा हो जा रहे हैं, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा इसमें। आलोचक का क्या कार्य है? अच्छाई बुराई को सामने रखना। अच्छाई बुराई एक शब्द हो गया, 2 3 4, ये जो बीच में लग गया इससे एक शब्द हो गया, 1 2 3 4 5 6। कार्य है लिख सकते हैं। अच्छाई बुराई को सामने रखना कार्य है। क्या की जगह हम लिख सकते हैं अच्छाई बुराई को सामने रखना, या फिर आप सिर्फ ऐसे ही लिख दीजिए अच्छाई बुराई को सामने रखना, सबसे अच्छा है। आलोचक का क्या कार्य है? अच्छाई बुराई को सामने रखना, सिर्फ बुराई को नहीं, अच्छाई बुराई दोनों को। अगला प्रश्न है 2016 में पूछा गया है। लेकिन कल हो ही गई, क्या हो गई? उत्तर देखिए, बहस हो गई। और किसके बीच हो गई? तो लेखक और यशराज के बीच में। ऐसे दोबारा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, किसके बीच हो गई, इसलिए पहले से यह बता दिया गया है, लेखक और यशराज के बीच में। पर उत्तर आपका होगा यहाँ पर क्या हो गई का उत्तर होगा बहस हो गई, बस इतना ही उत्तर होगा। ठीक, सर जी आपको पहले सावधान कर दिए हैं, चूँकि ये सजेशन है 2024 के लिए। ये प्रश्न आपको इस तरह से भी दोबारा पूछा जा सकता है। लेकिन कल हो ही गई तो किन के बीच हो गई? तो आप बोलेंगे लेखक और यशराज के बीच हो गई। पर यहाँ पर है क्या हो गई? तो उत्तर होगा बहस हो गई। ठीक, आगे है 2017 से एक प्रश्न आया हुआ है। मुझ पर वज्रपात हो गया, किस पर वज्रपात हो गया और क्यों? दरअसल क्यों में बहुत बड़ा लगता है उत्तर, पर किस पर वज्रपात हो गया और क्यों, देखते हैं। ये प्रश्न है आपका उत्तर। जब डायरी सुनने के बाद यशराज ने यह कहा कि यह डायरी एकदम फ्रॉड है, तो मानो लेखक पर वज्रपात सा हो गया। पर हमें तो 5-6 शब्दों में उत्तर रखना है। तो यहाँ से देखिए किस पर वज्रपात हो गई और क्यों? तो डायरी, फ्रॉड और लेखक पर। डायरी, यशराज ने, डायरी, फ्रॉड, लेखक, इनसे आप वाक्य बना सकते हैं या शब्द लिख सकते हैं उत्तर का। हम इसे उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, फ्रॉड डायरी सुन कर लेखक पर हो गया। किस पर वज्रपात हो गया और क्यों? तो फ्रॉड डायरी सुनकर लेखक पर हो गया उत्तर। मैं लिख दूँ अगर, तो फ्रॉड डायरी सुनकर 3 हो गया, लेखक पर हो गया। 5 शब्दों में उत्तर। फ्रॉड डायरी सुनकर लेखक पर, किस पर वज्रपात हो गया और क्यों हो गया? तो फ्रॉड डायरी सुनकर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 5 शब्दों में उत्तर आपका पूरा हो जाता है इसका। 2017 से 2020 तक जो प्रश्न आए थे हमने उसका उत्तर पूरा किया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन में आते हैं जो 2014 में
पहले दिया गया था सैम्पल पेपर। 2015 से आपका न्यू सिलेबस शुरू हुआ है, तो हम उन सैम्पल पेपर को भी कर लेंगे। इस पार्ट से 4 सैम्पल क्वेश्चन पेपर था। पहला सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। पहला है उनमें से, उसकी पीठ थपथपाई, किसकी पीठ थपथपाने की बात कही गई है? उत्तर, यहाँ मन के पीठ थपथपाने की बात कही गई है। तो किसकी पीठ? मन की पीठ थपथपाने की बात कही गई है। अब यहाँ पर मन किसकी पीठ बोला तो लिखेंगे मन की पीठ, किस की जगह पर मन लिखेंगे, मन की पीठ, बस इतना ही, और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? मन की पीठ। किसकी पीठ? मन की पीठ। आगे प्रश्न है आपका, संवेदना और दृष्टि दोनों से मिलकर मानसिक प्रतिक्रिया होती है। संवेदना और दृष्टि दोनों से मिलकर मानसिक प्रतिक्रिया होती है। प्रस्तुत अंश के लेखक किस विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं? उत्तर, प्रस्तुत अंश के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में बिंब, फैंटेसी तथा आत्मसंघर्ष जैसे भावों की विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमें उत्तर में इन शब्दों पर ध्यान देना है। बिंब, फैंटेसी, आत्मसंघर्ष जैसे भावों की, तो 1 2 3 4 5 6 बिंब, फैंटेसी, आत्मसंघर्ष जैसे भावों की। प्रश्न ही बोला है आपका, प्रस्तुत अंश के लेखक किस विशिष्ट, यहाँ पर किसका ही उत्तर देना है, किस विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। तो किस का उत्तर है बिंब, फैंटेसी, आत्मसंघर्ष जैसे भावों की। उत्तर पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इतना ही लिख देंगे तो उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला एसक्यू है सिंपल क्वेश्चन, मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया, शून्य में उन्हें कौन सी बातें नजर आई? यशराज को 2 बातें नजर आई। पहली बात तो यह कि मानसिक प्रतिक्रिया जिस वस्तु के प्रति होती है उस वस्तु का भी चित्रण आवश्यक है। दूसरी बात यह कि साहित्य में सत्य को प्रकट करने के लिए यह जरूरी है कि कभी उस वस्तु से जुड़े तथ्यों के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करें। मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया, शून्य में उन्हें कौन सी बातें नजर आई? तो यहाँ पर उत्तर होगा कौन सी बातें नजर आई? तो उत्तर बोला गया 2 बातें। दोनों बातें क्या है हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर उत्तर। तो आप इन उत्तर को याद भी रख सकते हैं, क्योंकि बड़े प्रश्नों में हो सकता है इसका उत्तर आप दे सकें। पर अगर आप बड़े प्रश्नों का चुनाव करने समय हम लोग क्या करते हैं ना, कि या तो हम 100 शब्दों वाले उत्तर के लिए कहानी को चुनाव करते हैं या फिर निबंध का। अगर कहानी वाला जो भाग आप चुनते हैं तो इसके तहत कूटज और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1, इन 2 पाठों को अच्छी तरह से करके इनके ऊपर बड़े प्रश्नों को तैयारी करके हम जाते हैं, और फिर इन्हीं दोनों में से कोई एक प्रश्न, इन्हीं दोनों में से जो 2 प्रश्न आते हैं बड़े, हम उनका उत्तर देते हैं। या फिर कोई कहानी का तैयारी करके जाता है अच्छी तरह से, जो कहानी है नशा है, भाई बहन है, मलबे का मालिक है,
तो इन पाठों को तैयारी करके जाता है, तो बड़ा प्रश्न जब आता है उनके सामने तो वो क्या करता है, कहानी वाला भाग को ही पूरा करता है। तो आप अगर कहानी वाले भाग को पूरा करने वाले हैं तो आप इसका उत्तर छोटा करके देख सकते हैं। और रहा बात कि अगर आप कहानी वाले भाग को पूरा नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी इसका उत्तर 5-6 शब्दों में ही तो देना है। तो मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया, शून्य में उन्हें कौन सी बातें नजर आई। चलिए उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ 6 शब्दों में। देखिए यहाँ देखेंगे आप तो आपको मिलेगा वस्तु का चित्रण और वस्तु से जुड़े तथ्यों के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया। ये 2 बातें हैं। इसे हम संक्षेप में लिखें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वस्तु डैश कर दीजिएगा, वस्तु चित्र एक शब्द हो गया, और दूसरा शब्द होगा उसके प्रति। तो 1 2 3 4 हो गया मानसिक प्रतिक्रिया। ये 5 6 तो वस्तु चित्र और उसके प्रति मानसिक प्रतिक्रिया, 6 शब्दों में आपको उत्तर पूरा हो गया। मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया, शून्य में उन्हें कौन सी बातें नजर आई। उत्तर होगा वस्तु चित्र और उसके प्रति मानसिक प्रतिक्रिया। हो गया। अगला और आखिरी प्रश्न है, वह आला आदमी है। इसके बाद प्रश्न नहीं है यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। हम उत्तर से समझेंगे क्या प्रश्न हो सकता है। लेखक ने यशराज को आला आदमी इसीलिए कहा है क्योंकि, आप प्रश्न समझ रहे हैं, आला आदमी कौन है या क्यों कहा है, किसने। उत्तर पढ़ रहा हूँ। लेखक ने यशराज को आला आदमी इसलिए कहा है क्योंकि वह किसी की परवाह नहीं करता। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह आइंस्टाइन, प्लैंक और लॉ प्लेस जैसे वैज्ञानिकों के उदाहरण देने में भी नहीं चूकता है। तो समझ रहे हैं हम लोग, वह आला आदमी है। आला आदमी कौन है, किसे कहा गया है, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो बोलेंगे यशराज को कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो हम बता सकते हैं किसी का परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। 1 2 3 4 5 उत्तर हो जाएगा। तो अगर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ आला आदमी किसको कहा गया है, तो उत्तर लिखेंगे यशराज। हो गया बात। और ऐसा भी पूछा जाता है कि क्यों कहा गया है यशराज को आला आदमी, तो बोलेंगे किसी की परवाह नहीं करता। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए किसे और क्यों आला आदमी कहा गया है, तो बोलेंगे यशराज को किसी की परवाह नहीं करता। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ किसी की परवाह नहीं करता, 5 यहाँ हो गया। तो किसी की परवाह नहीं करता, तो सीधा बोलेंगे यशराज किसी की परवाह नहीं करता, कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 है 6 हो जाएगा। मैं प्रश्न को आपको फिर से दोहरा दूँ, वह आला आदमी है। कौन आला आदमी है पूछा जाएगा, तो बोलेंगे यशराज। उत्तर शेष। अगर ऐसा आप प्रश्न बना लीजिएगा, कौन आला आदमी है, उत्तर लिखिएगा यशराज। फिर प्रश्न बनाइएगा किसे और क्यों आला आदमी कहा गया है, तो बोलेंगे यशराज किसी की परवाह नहीं करता। इतना लिख देने से हो जाएगा, क्योंकि यशराज किसी की परवाह नहीं करता। इसी में उत्तर हो जाएगा कि यशराज को कहा गया है क्योंकि किसी की परवाह नहीं करता।
उत्तर में कर दिया। हालांकि यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं था, लाइनिंग था। तो उम्मीद है SQ मेरे पास है प्रश्न, वहाँ पर मैं देख सकता हूँ। देखिए मैं प्रश्न देख कर ले रहा हूँ तो समस्या आपका ठीक हो जाएगा। देखिए यही वो किताब है 2014 में सैम्पल पेपर, जो नया सिलेबस बदला था तो मिला था, और इसमें ही सारा आपका प्रश्न पत्र का सेट है 3-3। मैं वहाँ से आपको बता दे रहा हूँ कि इस पार्ट से जो प्रश्न आया था वो क्या है। देखिए मित्रों, जो टेस्ट पेपर था पेज नंबर 47 में आपको प्रश्न मिल रहा है। मैं बड़ा करके आप दिखा दूँ। यहाँ पर प्रश्न है, वह आला आदमी है। देखिए यहाँ पर ऐसे था, मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया, शून्य में उन्हें कौन सी बातें नजर आई, इसका तो बात हो गया। अथवा वह आला आदमी है, आला आदमी का क्या अभिप्राय है, ये आपका प्रश्न है। तो वहाँ पर जो लाइनिंग के बाद प्रश्न होगा वो होगा आला आदमी का क्या अभिप्राय है। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा, आला आदमी का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर वह आला आदमी है तो आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आला आदमी का क्या अभिप्राय, मतलब अभिप्राय है, मतलब क्या मतलब है। तो उत्तर ये है, किसी की परवाह ना करे। उत्तर लिखेंगे जो किसी की परवाह ना करे उसको बोलते हैं आला आदमी। ठीक, जो किसी की परवाह ना करे। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। जो किसी की 3 परवाह न करे, 3 3 6। आला आदमी का क्या अभिप्राय है, जो किसी की परवाह ना करे। तो इसी के साथ कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 का तमाम प्रश्न 2024 ओरिएंटेड पूरा हुआ। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। आज इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, काम का है तो लाइक कर दीजिएगा, और याद रखिएगा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप इन्हें ज़रूर करके जाइएगा परीक्षा में। 5-6 शब्दों के हिसाब से उत्तर लिखिएगा। धन्यवाद।